हेलो एवरीवन, आज हम लोग LODR करेंगे, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट को, जो CA कर रहा है, CS कर रहा है, CMA कर रहा है, उसको तो पता होना चाहिए। लेकिन CA CS बनने के बाद भी ये टॉपिक को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अगर जिस बंदे को ये टॉपिक आता है, जिसको भी ये टॉपिक आता है, वो इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। तो आज हम करेंगे LODR 2015। जब भी कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो कंपनी को कुछ सेबी रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। जब भी कंपनी पब्लिक इशू लाएगी इक्विटी शेयर का या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मतलब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, उनको ICADR 2018 फॉलो करना पड़ता है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आएगी तो इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008 कंप्लाई करना पड़ता है। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन 2013 कंप्लाई करनी पड़ती है। IDR कंपनी जो फॉरेन कंपनी होती है वो इंडिया में अगर पैसा रेस करना चाहती है इंडिया से तो वो IDR इशू करती है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, तो उसको भी ICADR 2018 कंप्लाई करना पड़ता है। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट को सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2008 कंप्लाई करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स इशू करता है वो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन कंप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। और ऐसे ही जब भी कंपनी कोई भी सिक्योरिटी इशू करती है तो उसको लिस्ट कराना पड़ता है, तो इसलिए हम LODR कंप्लाई करना पड़ता है कंपनी को। इसमें टोटल 103 रेगुलेशंस हैं। 1 to 14 रेगुलेशंस कॉमन है, 15 to 48 इक्विटी शेयर्स पे लगती है। 15 to 48 रेगुलेशन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है। 49 to 62 नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या फिर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे लगती हैं। 68 to 80 IDR पे लगती हैं। 81 to 87 सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, 88 to 91 म्यूचुअल फंड, 92 to 103 मिसलेनियस है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या क्या रेगुलेशंस हैं ये। सबसे पहले हम देखते हैं LODR क्यों लाया गया। LODR 2015 में क्यों लाया गया? ये इफेक्टिव हुआ था 1 day of December 2015 में, मतलब 1 दिसंबर 2015 को LODR को इफेक्टिव करा गया था। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले भी तो कंपनियां लिस्ट होती होंगी, है ना। बिफोर 1 दिसंबर 2015, इससे पहले क्या होता था? जब भी कंपनी पब्लिक इशू लाती थी और लिस्ट होती थी स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो कंपनी में और स्टॉक एक्सचेंज में एक एग्रीमेंट बनता था, उसको लिस्टिंग एग्रीमेंट कहते थे। ठीक है। उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती थी और कंपनी को वो बाउंड होती थी फॉलो करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता था? क्लॉज 49। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस एग्रीमेंट में होता था क्लॉज 49। क्लॉज 49 डील करता था विद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब LODR में भी रेगुलेशन 17 to 27 डील करता है विद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आगे बढ़ेंगे वो। अब उसके बाद क्या होता था? कंपनी में एग्रीमेंट हो गया, कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज में एग्रीमेंट हो गया, कंपनी लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंज पे, NSE के साथ या BSE के साथ, किसी के साथ भी। अब क्या होता था? अगर कंपनी ना एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी अगर कोई भी पर्सन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो ब्रीच करने का जो फाइन लगता है, पेनल्टी लगती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज ने सोचा यार कंपनी तो एमी फालतू में ब्रीच कर देगी हमारा कॉन्ट्रैक्ट, तो हम उस पर ज़्यादा पेनल्टी लगा भी नहीं पाएंगे। इसकी वजह से सेबी ने बनाया LODR 2015। अब LODR अब क्या आ गया? LODR 2015 आ गया है। अब जब भी कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो लिस्टिंग एग्रीमेंट अभी भी बनता है और उसमें लिखा होता है कंप्लाई विद LODR 2015 एंड सम अदर कंडीशंस। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। लिस्टेड एंटिटी, इसमें क्या है? लिस्टेड कंपनी नहीं है, लिस्टेड एंटिटी है। एंटिटी का मतलब मैं आगे बताऊंगी एंटिटी का क्या मतलब होता है। LODR में लिस्टेड कंपनी नहीं है, लिस्टेड एंटिटी है, ये याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में आएगा लिस्टेड एंटिटी लिखना है, कंपनी नहीं लिखना। LODR 2015 में टोटल 103 रेगुलेशंस हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे हम। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन में क्या लिखा है? कंपनी ने सिक्योरिटीज लिस्ट करवा ली हैं एंड पब्लिक ने कंपनी पर ट्रस्ट दिखा दिया है, तो कंपनी को ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करी तो कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी।
कंपनी ने सिक्योरिटी इशू करी, पब्लिक ने पैसा दिखाया, पैसा दिया कंपनी को, मतलब पब्लिक जो है वो कंपनी पे ट्रस्ट करती है। अब कंपनी की भी ऑब्लिगेशन है ना कि वो लिस्टिंग की सारी ऑब्लिगेशंस कंप्लाई करे, है ना। अदरवाइज अगर कंपनी नहीं करा तो कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सिर्फ लिस्टिंग ऑब्लिगेशन नहीं, कंपनी को टाइम टू टाइम डिस्क्लोजर भी देने पड़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज को। कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को टाइम टू टाइम डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। डिस्क्लोजर देने से पहले डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी। स्टॉक एक्सचेंज को जो भी डिस्क्लोजर जाएंगे वो स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पर डाल देता है एंड पब्लिक वहाँ से चेक कर सकती है। इसको ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है, ठीक है। कितनी तरह की लिस्टिंग होती है, टाइप्स ऑफ लिस्टिंग, कितनी तरह की लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग फॉर पब्लिक इशू, जब भी कंपनी पब्लिक इशू लाती है इक्विटी शेयर का, किसी भी सिक्योरिटी का, तो कंपनी को लिस्ट कराना पड़ता है। इसको बोलते हैं लिस्टिंग फॉर पब्लिक इशू। लिस्टिंग फॉर राइट इशू, जब कंपनी राइट इशू लाती है तब भी लिस्ट कराना पड़ता है। लिस्टिंग फॉर मर्जर अमलगमेशन, एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, एक लिस्टेड कंपनी दूसरी अनलिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, तो अनलिस्टेड कंपनी को लिस्ट कराना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बैकडोर लिस्टिंग। जब भी एक लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी में मर्ज होती है तो अनलिस्टेड कंपनी को, मतलब मर्ज्ड कंपनी को लिस्ट कराना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करके। इस लिस्टिंग को बोलते हैं बैकडोर लिस्टिंग। कंपनी ऑटोमेटिकली लिस्ट नहीं होती मर्जर के बाद, कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को मर्ज करने के लिए। उसके बाद लिस्टिंग फॉर बोनस इशू, मल्टीपल लिस्टिंग। मल्टीपल लिस्टिंग क्या होता है, कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को, कंपनी एग्जांपल इक्विटी शेयर्स को सिर्फ दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा सकती है, एनएसई पे भी करा सकती है, बीएसई पे भी करा सकती है। एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने को मल्टीपल लिस्टिंग बोलते हैं, ताकि लिक्विडिटी बढ़ सके, ठीक है। आगे ये जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया आपको। आईपीओ और एफपीओ अगर आते हैं, कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर कंपनी लाती है, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट लिस्टिंग। विदाउट आईपीओ एफपीओ आती है थ्रू मर्जर अमलगमेशन, एक लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, तो इसको बैकडोर लिस्टिंग बोलते हैं। एलओडीआर में रेगुलेशन 10, 11, 37, 94 कंप्लाई करना पड़ता है। ओके, अब देखते हैं एक कंपनी है उसने ना मल्टीपल लिस्टिंग करा रखी है एनएससी पे और बीएसई पे, दोनों पे। एनएससी पे उसका शेयर 100 रुपये का है और बीएसई पे 101 का शेयर है, तो एनएससी से 100 रुपये का शेयर खरीद कर बीएसई पे 101 का बेच सकता है वो। इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज बोला जाता है इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रेगुलेशन स्टार्ट हो गई है। अभी तक जो मैंने बताया वो इंट्रोडक्शन था, ताकि आपको समझ आए कि एलओडीआर होता क्या है, ये क्यों बनाया गया, क्यों लाया गया, कंपनी को क्या करना पड़ता है इसमें। अब हम शुरू करेंगे रेगुलेशन 1 से। रेगुलेशन 1 क्या बताता है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। ये रेगुलेशन एग्जाम में कभी नहीं आती, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। इसका नाम क्या है, एलओडीआर 2015। नोटिफाइड कब हुआ था, 2 सितंबर 2015 को। इफेक्टिव कब हुआ, 1 दिसंबर 2015 को। रेगुलेशन 2 में डेफिनेशंस होती हैं, ये तो सबको पता है। कोई भी एक्ट होगा सब में रेगुलेशन 1 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट होता है और रेगुलेशन 2 में डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। अब एक्ट, ये एक्ट कौन सा है, इन एलओडीआर एक्ट मीन सेबी एक्ट। जब एलओडीआर में कहीं भी एक्ट लिखा होगा उसका मतलब है सेबी एक्ट, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है सेम एज सेक्शन 2 क्लॉज 41 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। लिस्टिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज को लिस्टिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होता है भगोड़ा, जो दुनिया छोड़ के भाग गया, मतलब दुनिया कह रही हूँ, इंडिया छोड़ के भाग गया। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का मतलब होता है, ऑफेंडर का मतलब होता है भगोड़ा, ठीक है। ये एक्ट बनाया गया 2018, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट बनाया गया 2018, ये भी आएगा आगे। सिक्योरिटीज़, 2 तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके की सिक्योरिटीज़ होती हैं। ये आप इंटरव्यू देने जाओगे इंटर्नशिप का या जॉब का, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज़। कितनी तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं, 2 तरीके की होती है, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। अब ये याद करना मुश्किल है तो इसको ईजी बनाते हैं। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी सिर्फ 2 होती हैं, इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है, समझ आया। सिक्योरिटीज़ 2 होती हैं, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इक्विटी शेयर होती है और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इनटू इक्विटी शेयर, ठीक है। और डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी मतलब सारी सिक्योरिटी, डेजिग्नेटेड के अंदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी भी आ जाती है,
मतलब डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी इट मीन्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, मतलब सारी आ गई, इक्विटी शेयर भी आ गई, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी आ गई, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, IDR, SDI, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, सब आ गई। इसका मतलब ये हो सकता है एवरी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इज डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी बट एवरी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी इज नॉट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, है ना। सोचना, ये लाइन को सोचना और समझना ध्यान से। आगे देखते हैं अब हम। रेगुलेशन 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन 4 में क्या लिखा है? प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर एंड ऑब्लिगेशंस। LODR में डिस्क्लोजर करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमको, मतलब कंपनी को? क्या है? 4 पॉइंट है। पहला क्या है? द लिस्टेड एंटिटी शेल अबाइड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वाइल मेकिंग डिस्क्लोजर। लिस्टेड एंटिटी को ये फॉलोइंग प्रिंसिपल्स कंप्लाई करने पड़ेंगे डिस्क्लोजर करते हुए। इन्फॉर्मेशन शेल बी प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल बी प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज। एंड डिस्क्लोजर्स में मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, डिस्क्लोजर एडिक्वेट होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए और डिस्क्लोजर एक्यूरेट होने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए। इजी, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सेकेंड पॉइंट, द लिस्टेड एंटिटी शैल सीक टू प्रोटेक्ट एंड फैसिलिटेट एक्सरसाइज ऑफ ऑल द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। लिस्टेड एंटिटी हेल्प करेगी, सीक मतलब कोशिश करेगी प्रोटेक्ट करने में और हेल्प करेगी एक्सरसाइज द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। Next, listed entity shall provide adequate and timely information to the shareholders such as following. Listed entity adequate और timely information देगी shareholder को। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगी? इंक्लूसिव है, 3 पॉइंट लिखे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देगी रिगार्डिंग डेट टाइम वेन्यू ऑफ जनरल मीटिंग, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग मतलब कंपनी में बायबैक हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल हो रहा है तो उसके बारे में बताएगी। राइट्स अटैच टू वेरियस क्लास ऑफ शेयर होल्डर, इसके बारे में बताएगी, ठीक है। And the last point is listed entity shall ensure equitable treatment to all the shareholder. Listed entity सारे shareholders को equitable treatment देगी, किसी में भेदभाव नहीं करेगी, सबको एक जैसा ट्रीट करेगी। सिंपल। आगे रेगुलेशन 5। रेगुलेशन 5 क्या है? लिस्टेड एंटिटी shall ensure that KMP, promoter, any other authorized person comply with the obligations under these regulations. Listed entity में लिस्ट कंपनी तो नहीं कर सकती ना कंप्लाई, उसमें कौन करेगा? KMP करेगा, प्रमोटर करेगा, any other authorized person comply करेगा with these regulations। एग्जाम में नहीं आएगी रेगुलेशन 5। रेगुलेशन 6 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंप्लायंस ऑफिसर एंड इज ऑब्लिगेशन। कंप्लायंस ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। Every listed entity shall appoint a company secretary as a compliance officer. One and only company secretary सिर्फ और सिर्फ compliance officer बन सकता है। कोई CA, कोई CMA या कोई भी MBA कुछ कोई नहीं बन सकता compliance officer, सिर्फ और सिर्फ CS बन सकता है, ठीक है। और हर लिस्टेड एंटिटी को जो भी कंपनी लिस्ट है NSE पे, BSE पे, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, उन सबको CS अपॉइंट करना पड़ेगा कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कंप्लायंस ऑफिसर की? 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। एंश्योर कंप्लायंस ऑफ ऑल लॉज एप्लीकेबल टू द लिस्टेड एंटिटी। ये क्या करता है? इंश्योर करता है जो भी लॉज एप्लीकेबल हैं लिस्टेड एंटिटी पे वो उसको कंप्लाई करेगा, ठीक है। इंश्योर करेक्ट प्रोसीजर हैव फॉलोड दैट वुड रिजल्ट इन करेक्टनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंश्योर करेगा कि हमने करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करा है कंपनी ने, जो करेक्ट और ऑथेंटिसिटी देता है इन्फॉर्मेशन की। सिंपल। उसके बाद मॉनिटर करेगा ईमेल एड्रेस ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल डिवीजन। 3 काम होते हैं कंप्लायंस ऑफिसर के, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन 7। रेगुलेशन 7 है शेयर ट्रांसफर एजेंट। शेयर ट्रांसफर एजेंट क्या होता है? जब भी कंपनी में सारे जो शेयर्स होते हैं ई फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं मोस्टली, ठीक है। ट्रांसफ़र को रेगुलेट करने के लिए शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को अपॉइंट करना पड़ता है। शेयर ट्रांसफ़र एजेंट एक कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरी होता है जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। अब इसके देखते हैं क्या लिखा है, प्रोविजन क्या है इस रेगुलेशन का। रेगुलेशन 7, एवरी कंपनी हैज़ टू मैनेज वर्क रिलेटिंग टू शेयर ट्रांसफ़र। हर कंपनी को मैनेज करना पड़ता है वर्क रिलेटिंग टू शेयर ट्रांसफ़र। कैसे? या तो अपॉइंट कर ले शेयर ट्रांसफर एजेंट या फिर मैनेज कर ले एंटायर वर्क इन हाउस।
या तो शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट कर ले, या तो इन हाउस कंपनी खुद ही ये शेयर ट्रांसफ़र का काम मैनेज कर ले। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, मतलब कंपनी इन हाउस मैनेज नहीं कर सकती एंटायर वर्क। अगर इफ़ नंबर ऑफ शेयर होल्डर एक्सीड्स 1 लाख देन लिस्टेड कंपनी शेल अपॉइंट शेयर ट्रांसफर एजेंट। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर एक्सीड कर जाते 1 लाख से तो कंपनी को शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर नहीं करना चाहती फिर भी तो कंपनी को रजिस्टर होना पड़ेगा विद सेबी इटसेल्फ एज अ कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफर एजेंट। समझ आया? वैसे तो कंपनी अगर जो शेयर ट्रांसफ़र का काम मैनेज करना चाहती है या तो कंपनी शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट कर ले या फिर मैनेज कर ले एंटायर वर्क इन हाउस, लेकिन इन हाउस नहीं कर सकती। इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर कंपनी में जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है एक्सीड कर जाते हैं 1 लाख से तो कंपनी को शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना ही पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं करना चाहती कंपनी, कहती हम नहीं करेंगे शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट, फिर भी नहीं करना चाहती तो रजिस्टर कर लो विद सेबी इटसेल्फ एज अ कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब शेयर ट्रांसफर एजेंट 2 तरीके के होते हैं। अब कईयों को लग रहा होगा शेयर ट्रांसफर एजेंट कंपनी कैसे बन सकती है ना? तो वैसे मैं बता दूं 2 तरीके के शेयर ट्रांसफर एजेंट होते हैं, एक तो कैटेगरी 1 शेयर ट्रांसफर एजेंट और कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफर एजेंट। कैटेगरी 1 क्या होता है? वर्क एज शेयर ट्रांसफर एजेंट एंड रजिस्ट्रार टू एन इशू। कैटेगरी 1 शेयर ट्रांसफर एजेंट होता है जो शेयर ट्रांसफर एजेंट भी बन सकता है और रजिस्ट्रार टू एन इशू भी बन सकता है, ठीक है। कैटेगरी 2 होता है ओनली वर्क एज अ शेयर ट्रांसफर एजेंट, सिर्फ और सिर्फ शेयर ट्रांसफर एजेंट बन सकता है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद रेगुलेशन 7। रेगुलेशन 7 क्या कहती है? हाफ ईयर ख़त्म होने के विद इन 1 मंथ, मतलब 6 महीने ख़त्म होने के 1 महीने के अंदर कंपनी सर्टिफिकेट देगी स्टॉक एक्सचेंज को कि हमने रेगुलेशन 7 को पिछले 6 महीनों में बहुत अच्छे से कंप्लाई करा। मतलब हमने शेयर ट्रांसफर एजेंट वाली जो भी रेगुलेशन है हमने उसको बहुत अच्छे से कंप्लाई करा। और इस सर्टिफिकेट को साइन कौन करेगा? कंप्लायंस ऑफिसर CS करेगा एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट करेगा, सिंपल। अगर कोई चेंज होता है, इन केस ऑफ चेंज या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू शेयर ट्रांसफर एजेंट, कंपनी ओल्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट एंड न्यू शेयर ट्रांसफर एजेंट में एक ट्रिप्लीकेट एग्रीमेंट बनेगा और ये एग्रीमेंट देना है 7 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। अगर चेंज होता है शेयर ट्रांसफर एजेंट तो कंपनी एक एग्रीमेंट बनाएगी। एग्रीमेंट बनेगा 3 लोगों के बीच में, कंपनी, न्यू शेयर ट्रांसफर एजेंट एंड ओल्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट, और वो 7 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को दे देंगे। सिंपल, इजी है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसके बाद रेगुलेशन 8। रेगुलेशन 8 कुछ नहीं है, कोऑपरेशन विद द इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कौन होते हैं? मर्चेंट बैंकर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, शेयर ट्रांसफर एजेंट, डिबेंचर ट्रस्टी। लिस्टेड एंटिटी इसको कोऑपरेट करेगी, इसके साथ कोऑपरेट करेगी, प्रोवाइड करेगी करेक्ट एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। सिंपल, ईजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। रेगुलेशन 9, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लिस्टेड एंटिटी शेल मेक अ पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लिस्टेड एंटिटी को पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हम कैसे कैसे प्रिजर्व करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करने पड़ते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर वेरियस लॉज। तो 2 डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाएगी 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। एक तो जो डॉक्यूमेंट्स परमानेंट प्रिजर्व करने पड़ते हैं जैसे मिनट्स, रजिस्टर्स वगैरह वगैरह, और केस 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व फॉर 8 ईयर्स और मोर, 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करने पड़ते हैं जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन 10, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अलग अलग लॉज में हम पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, AGM के चैप्टर में, मेंबरशिप में, सब में पढ़ते हैं, ये इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलेशन 10 है फाइलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। डिस्क्लोजर ऑनलाइन फाइल करने हैं सेबी को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए, ठीक है। रेगुलेशन 11 इज़ फॉर मर्जर अमलगमेशन। इसके साथ साथ रेगुलेशन 37, 38, 94 भी अटैच होगी, हम वो आगे आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है रेगुलेशन 12। रेगुलेशन 12 क्या बोलता है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट और रिडेम्पशन। जब भी लिस्टेड एंटिटी डिविडेंड पे करती है या फिर इंटरेस्ट पे करती है या फिर रिडेम्पशन करती है, कि रिडेम्पशन किसका करेगी? प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी, डिवेंचर को रिडीम करेगी, तो कैसे करेगी? ऑनलाइन करेगी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस स्कीम। कैसे करेगी? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस स्कीम के थ्रू करेगी, ECS के थ्रू ऑनलाइन करेगी, फिजिकल मोड अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, है ना। अगर ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो पेबल एट पार डिविडेंड वारंट से कर देगी या फिर पेबल एट पार चेक से कर देगी, ठीक है।
और डिस्पैच करेगी थ्रू द पोस्ट। नॉर्मल पोस्ट से डिस्पैच करना है, कोई स्पीड पोस्ट से नहीं करना, नॉर्मल पोस्ट से डिस्पैच करना है। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है इसकी, डिविडेंड इंटरेस्ट अगर मोर देन 1500 रुपीज़ है, ठीक है, कितना है डिविडेंड और इंटरेस्ट का पैसा, इसका मतलब अमाउंट कितना है, मोर देन 1500 रुपीज़, देन वारंट और चेक को हम स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है। ठीक है, सिंपल। अगर कोई लिस्टेड एंटिटी डिविडेंड इंटरेस्ट रिडेम्पशन पे करना चाहती है तो कैसे करेगी, ईसीएस के थ्रू करेगी, फिजिकल मोड में नहीं करेगी। लेकिन अगर फिजिकल मोड इज नॉट अवेलेबल तो पेबल एट पार डिविडेंड वारंट से करेगी, पेबल एट पार चेक से करेगी, लेकिन पोस्ट से करेगी, नॉर्मल पोस्ट से। लेकिन स्पीड पोस्ट से भी कर सकती है अगर डिविडेंड और इंटरेस्ट का अमाउंट मोर देन 1500 रुपीज़ है तो। इजी, ठीक है। आगे रेगुलेशन 13, रेगुलेशन 13 क्या बोलता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। हर लिस्टेड एंटिटी को रजिस्टर होना पड़ता है सेबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ स्कोर्स की फुल फॉर्म क्या होती है, सेबी ऑनलाइन रिड्रेसल ग्रीवेंस मैकेनिज्म। इसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम है लिस्टेड कंपनी से रिगार्डिंग एनीथिंग, वो इस प्लेटफॉर्म पे जाके ऑनलाइन जाके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। और जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी वो सेबी के पास भी पहुंच जाएगी और कंपनी के पास भी पहुंच जाएगी, और कंपनी की जिम्मेदारी है उस कंप्लेंट को वो रिड्रेस करे एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एवरी लिस्टेड एंटिटी को क्वार्टरली बेसिस पर क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को। एंड ऑफ क्वार्टर हो गया, एक क्वार्टर खत्म हो गया, हर क्वार्टर करना पड़ता है। 21 डेज के अंदर डिस्क्लोजर देना है स्टॉक एक्सचेंज को, एक स्टेटमेंट देनी है। नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लेंट कितनी थी एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, ठीक है। कंप्लेंट रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर, कितनी हमको रिसीव हुई ड्यूरिंग द क्वार्टर। कंप्लेंट्स डिस्पोज कितनी करी हमने, मतलब कंपनी ने कितनी रिड्रेस कर दी कंप्लेंट्स। और रिमेनिंग अनरिजॉल्व्ड कंप्लेंट एट द एंड ऑफ क्वार्टर, रिमेनिंग अनरिजॉल्व्ड कंप्लेंट कितनी बची, ये बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को हर क्वार्टर खत्म होने के 21 दिन के अंदर। नंबर ऑफ कितनी कंप्लेंट्स थी, कितनी और आ गई, कितनी हमने डिस्पोज ऑफ कर दी, कितनी बची हुई है। ठीक है। रेगुलेशन 14, लिस्टेड कंपनी टाइमली लिस्टिंग फीस पे करेगी स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है। रेगुलेशन 15 एप्लीकेबिलिटी हम आफ्टर रेगुलेशन 48 पढ़ेंगे, एंड में पढ़ेंगे। रेगुलेशन 16 में डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। कंट्रोल तो सेम है, सेबी टेक ओवर कोड 2011 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और सीनियर मैनेजमेंट ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको टोटल 16 रेगुलेशंस करा दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।